नमस्कार दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी नवी कक्षा का 14वां अध्याय जो कि है सांख्यिकी। सांख्यिकी का मतलब क्या होता है? सांख्यिकी का इंग्लिश में अगर मैं बात करूं, सांख्यिकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो इसको बोलते हैं भैया स्टैटिस्टिक्स। क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। चैप्टर शुरू करने के पहले मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ जिससे कि आपको याद आ जाएगा कि क्या क्या आता है इसके अंदर। आपको याद हो तो मीन, मीडियन, मोड, है ना, माध्य, है ना, ये सारी चीजें होती है ना, सारी की सारी माध्य, माध्यिका, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है ना। तो हम इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे क्या फॉर्मूला होते हैं, कैसे इनको निकाला जा सकता है। साथ ही साथ हम कुछ तरीके के ग्राफ भी पढ़ेंगे, जैसे कि आपने पढ़े होंगे बार ग्राफ, है ना, हिस्टोग्राम, और बताऊंगी मैं थोड़ा सा, सिर्फ एक अंदाजा दे रही हूँ कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अच्छा प्यारा सा इजी सा चैप्टर है। ठीक है। कॉपी पेन क्या क्या चाहिएगा आपको? इसमें पेंसिल चाहिएगी, पेन चाहिएगा, इरेजर चाहिएगा, स्केल जरूरत पड़ सकती है ग्राफ बनाने के टाइम पे। ठीक है। हाँ, बाकी अपना दिमाग और फोकस लेके बैठना, बहुत अच्छे से शांति से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। बहुत अच्छा चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं कि सांख्यिकी का मतलब क्या होता है, क्या इसके प्रयोग है, क्या इसकी भूमिकाएं हैं। सांख्यिकी की भूमिका के बारे में यदि हम बात करें तो एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों या अंकों को जो संख्यात्मक या अन्य रूप में हो सकते हैं उनको क्या कहा जाता है? आंकड़े कहा जाता है। सबसे पहले तो डेटा की बात कर लेते हैं। तो डेटा क्या होता है, क्योंकि अधिकतर जब आप सांख्यिकी में देखोगे ना तो आपको दिया गया होगा 5 बच्चे थे, उनको इतने मार्क्स आए, है ना, तो मैं बताओ कि एवरेज मार्क्स कितने आए, है ना, कि उनकी माध्यिका क्या है, ऐसे ऐसे चीजें। तो जो 5 बच्चे हैं, जो मैं बता रही हूँ एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि 5 बच्चे हैं, इनको 5 तरीके के नंबर मिले हैं। तो ये जो 5 तरीके के नंबर क्या है, ये डेटा है। डेटा क्या होता है? रॉ फॉर्म होता है, कच्चा चिट्ठा होता है, सिर्फ खाली बस बताया गया है कि ऐसा ऐसा हुआ है। इससे आप जो है कोई निष्कर्ष अभी निकाला नहीं गया है कि भैया ये वाला बच्चा ज्यादा अच्छा पढ़ता है, ये बच्चा थोड़ा सा एवरेज है, ये बच्चे को थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है ना, ये सारी चीजें नहीं की गई। यहाँ पे सिर्फ बताया गया, सिर्फ नंबर दिए गए। ठीक है। तो ये क्या होता है? डेटा। ये क्या होता है? आंकड़े होते हैं किसी चीज को लेके, किसी भी चीज के। सब्जेक्ट तो मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, कुछ भी हो सकता है, कोई बिजनेस से रिलेटेड चीज हो सकती है, कोई कुछ भी, मतलब कुछ भी, देश में कुछ भी हो रहा है, तो सारी चीजों के आंकड़े कई जगह पे हमें दिए जाते हैं ना कि भैया ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है। अब उससे जो हम निष्कर्ष निकालते हैं, ठीक है, उससे जो मीनिंगफुल हम सूचनाएं निकालते हैं, जिस तरीके से मैंने बताया कि ये बच्चा अच्छा पढ़ता है, ये थोड़ा सा कम है, इसको थोड़ी सी और मेहनत की जरूरत है, तो भैया ये किस में किया जाता है? ये जो हम करते हैं, जो तरीके हम ढूंढते हैं, किस ब्रांच में करते हैं? हम सांख्यिकी में करते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? स्टैटिस्टिक्स। आ रही है बात समझ में? ठीक है। तो इनसे क्या अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करने से संबंधित अध्ययन गणित की एक शाखा में किया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? सांख्यिकी। की भैया बार ग्राफ बना दिए जाते हैं कि भैया 2015 में जो है ये इतना बड़ा था, फिर 2016 में जो है इसकी ग्रोथ इतनी हुई, फिर 2017 में जो है ग्रोथ फिर नीचे आ गई। तो इसको ही देख के अब आपको इतना कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बंदा इसको देखेगा, अलग ही समझ जाएगा कि भैया 2015 में इतना इतना, 2017 में इतना हो रहा है, इसमें इतना हो रहा है। तो कि आपको कुछ और बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या होगा? बंदा देखेगा, अपने आप से समझ जाएगा कि भैया ये चीजें हुई है। आ रही है कि नहीं बात समझ में? तो ये सांख्यिकी का मतलब क्या है? ये सांख्यिकी को समझने का अर्थ क्या है? सांख्यिकी को समझने का महत्व क्या है? ये महत्व है। ठीक है। कि आप इस तरीके से कोई भी आपको डेटा दिया जाए तो आप उससे क्या करो, अपने को जो जरूरत है, जो मीनिंगफुल चीजें हैं, वो आप इससे निकाल पाओ और अपना फायदा कर सको। कि भैया जब हमने कोई से परफ्यूम, मान लो आपकी परफ्यूम बनाने की फैक्ट्री है, तो आपने जब परफ्यूम बनाया तो आपने ये वाला एलिमेंट इसमें डाला, तो देखो 2015 में हमने ये एलिमेंट डाला था इसके अंदर, तो इसकी ग्रोथ इतनी हुई थी, और 2017 में हमने उस एलिमेंट को निकाल दिया, तो देखो सेल जो है, मतलब उसका जो बेचा था उसको, वो क्या होगी? कम होगी। तो मतलब वो वाला जो एलिमेंट जो डाला था वो हमारे लिए फायदेमंद था, है ना। इस तरीके की चीजें आप क्या कर सकते हो? सांख्यिकी की मदद से निकाल सकते हो। आ रही है बात समझ में? ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं क्या है और भूमिकाएं क्या है इसको लेके। ठीक है। तो अपने मूल रूप में सांख्यिकी लोगों के जीवन के विभिन्न पहलू, जो एस्पेक्ट्स होते हैं, से संबंधित उन आंकड़ों का ही संग्रह होता है जो राज्य के लिए उपयोगी हो। ठीक है। वही संग्रह होता है जो राज्य के लिए क्या हो? उपयोगी हो। समय के साथ साथ इसका कार्य क्षेत्र बढ़ता चला गया। शुरुआत में क्या होता था कि भैया जो राज्य के लिए उपयोगी था वही डेटा आता था, है, कि हमने जो है इतना गेहूं लोगों से लिया, मतलब टैक्स लगता था ना, तो पहले पैसों के रूप में नहीं लगता था। पहले क्या करते थे लोग? जो देते थे, क्या देते थे?
क्या देते थे लोग, पहले पहले गेहूं देते थे, कपड़े देते थे, इसके बदले क्या करते थे, चीजें करते थे। तो राज्य को जो कलेक्ट होता था वो वाला डाटा क्या होता था, सिर्फ राज्य को लेकर। उसके बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, क्षेत्र जो है बढ़ते चला गया। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि सांख्यिकी में आंकड़ों के संग्रह करने, व्यवस्थित करने, विश्लेषण करने और निर्वाचन करने के बारे में भी क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखो, सबसे पहले क्रियाकलाप देखो, आंकड़ों का संग्रह किस तरीके से किया जाता है, क्रियाकलाप देखो। ठीक है, अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को 4 समूह में बांट दीजिए। ठीक है, मान लो आपकी कक्षा में 20 विद्यार्थी है, तो 5 के समूह में क्या कर लो, उसको बांट दो। ठीक है, प्रत्येक समूह को अब क्या करना है, आपको हर समूह को एक टास्क देना है। क्या टास्क देना है, इनमें से कोई सा भी टास्क आप क्या करो, हर समूह को बांट दो। मान लो पहले समूह को ये टास्क दे दो कि अपनी कक्षा के 20 विद्यार्थियों की वो लंबाई निकाले। ठीक है, मतलब अपनी कक्षा के सारे विद्यार्थियों की क्या करे, लंबाई निकाले। पहला जो 5 बच्चों का जो समूह था उसने ये काम किया। दूसरा जो समूह था उसको क्या करना है, अपनी कक्षा में किसी एक महीने के प्रतिदिन अनुपस्थित रहे विद्यार्थियों की संख्या लिखनी है। ठीक है, जो एब्सेंट रहे उसकी संख्या लिखनी है। ठीक है, थर्ड में क्या करना है, आपके कक्षा मित्रों के परिवारों के सदस्य की संख्या लिखनी है। ठीक है, तीसरा ग्रुप ये करेगा। चौथा ग्रुप क्या करेगा, आपके विद्यालय में या उसके आसपास की 15 पौधों की क्या करनी है, लंबाई लिखनी है। ठीक है, ये 4 चीजें आपको करवानी है ना। तो प्रत्येक समूह को 2 प्रकार के आंकड़ों में से एक प्रकार से आंकड़ों का संग्रह कर सकते हैं। जैसे हर समूह जो क्या कर सकता है, वो 2 प्रकार के आंकड़ों में से एक प्रकार से आंकड़ों का समूह संग्रह कर सकता है। किस तरीके से, दो तरीके से वो आंकड़ों का संग्रह कर सकता है। अब 2 तरीके हैं, उसमें से वो क्या कर सकता है, किन्हीं भी एक तरीके को चूज कर सकता है। पहला तरीका क्या हो सकता है, समूह द्वारा संबंधित प्रत्येक छात्र, सभा या व्यक्ति से सूचनाएं एकत्र की जा सकती है। प्राप्त आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े कहा जाता है। ठीक है, वो क्या करेगा, जैसे ही उसने सूचना ली, मान लो क्या कि लंबाई ली है ना, लंबाई ले ली सबकी, तो ये जो प्राप्त आंकड़े उसने क्या कर दिया, पहले बच्चे के पास में गया तो किसी की हाइट कितनी है, 130 सेंटीमीटर की है, किसी की 145 सेंटीमीटर की, मान लो है ना, तो ये ऊपर नीचे ऐसे कुछ होगी। ठीक है, तो ये जो है, ये क्या है, ये प्राथमिक डेटा है, ये प्राइमरी डेटा जो है उसको मिला हुआ है। ठीक है, जब सूचना किसी स्रोत से, जिसमें सूचनाएं पहले से ही एकत्रित है, जैसे उपलब्ध विद्यालय अभिलेख, इनसे आंकड़े प्राप्त किए जाए, उन आंकड़ों को गौण आंकड़े कहा जाता है। ठीक है, तो अगर उसने क्या किया, अपनी क्लास के बच्चों के पास में गया और आंकड़े ले लिए, तो ये जो आंकड़े लिए हैं, ये क्या करे उसने, इस आंकड़े को क्या कहते हैं, प्राथमिक आंकड़े। मतलब जिस बंदे का है, इस बंदे की हाइट के बारे में बात हो रही है, उसने उसी से जाके लिया, डायरेक्ट लिया है ना। मतलब क्या, उसके बीच में और कोई तीसरा इंसान नहीं है। मुझे आंकड़ा लेना है, इस लड़की का आंकड़ा लेना है, मैंने ले लिया और लिख लिया, तो ये क्या हुआ, प्राथमिक आंकड़ा हुआ। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मैं गई अपने अटेंडेंस रजिस्टर में भी लिखी होती कई बार, या कई बार क्या करते हैं, साल भर में जब हाइट नापते हैं, वेट नापते हैं, तो वो डेटा भी लिखा रहता है हमारे रजिस्ट्रार ऑफिस में, है ना। तो मैं क्या गई, मैं वहां चली गई और मैंने बस रजिस्ट्रार ऑफिस में से डायरी निकाली जिसमें लिखा हुआ था, और वहां से आंकड़ा ले लिया। तो मैंने क्या किया, मुझे इस बंदी का क्या करना है, हाइट पता करनी है, लेकिन मैंने इससे पूछा नहीं, मैं क्या गई, तीसरी जगह पे गई, वहां से मैंने आंकड़ा लेके दे दिया। तो मैंने क्या किया, किसी दूसरे बंदे का उपयोग किया इसके बारे में जानने के लिए। तो ये क्या है, गौण आंकड़े, यानी कि क्या, सेकेंडरी डेटा। इस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग जिसे किसी और ने इन्हें उन अन्य संदर्भ में एकत्रित किया है, यह सुनिश्चित करने के बाद ही कि ये स्रोत जो है वो विश्वसनीय है, काफी सावधानी के साथ करना चाहिए। आगे बात समझ में कुछ नहीं है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के बारे में समझाया गया है कि क्या होता है। ठीक है, आगे समझो, आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण किस तरीके से किए जाते हैं। ये देखो कि अब आंकड़े तो मिल गए, अब इसको प्रस्तुत कैसे करूंगी मैं। ठीक है, तो ये समझो, प्रस्तुत मतलब दूसरों को दिखाऊंगी कैसे। ठीक है, तो एक बार एकत्र किए गए आंकड़ों को व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं होती है, इन्हें कच्चे आंकड़े कहा जाता है। ठीक है, जिन आंकड़ों को जैसे आपने लिया है, तो मतलब वो कुछ इसी तरीके से ले लिया है आपने कि उसको व्यवस्थित करने की जरूरत पड़ ही नहीं रही। ठीक है, वो दिख ही रहे हैं कि हाँ व्यवस्थित है। अधिकतर कम आंकड़े जहाँ होते हैं, जहाँ लंबी चौड़ी चीजें नहीं होती, कुछ 4-5 लोगों के बारे में बात की जाती है, तो अधिकतर वहां पे आपको समझ आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, कच्चे आंकड़े होते हैं। ठीक है, आपने क्या किया है, उसमें से कुछ मीनिंगफुल डेटा भी नहीं निकाला है, आपने क्या किया, उसको व्यवस्थित नहीं किया, उसको व्यवस्थित करने की आवश्यकता भी नहीं है, तो ऐसे आंकड़े क्या कहलाएंगे, कच्चे आंकड़े।
ठीक है। आरोही या अवरोही क्रम में इन आंकड़ों की व्यवस्था करना हमेशा एक अच्छा विचार है। कभी भी आप आंकड़ों को जब आपने इकट्ठा किया, जैसे कि आपने क्या किया, 135 सेंटीमीटर की एक की हाइट आई, एक की हाइट 145 सेंटीमीटर की आई, एक की हाइट 130 सेंटीमीटर की आई, एक की हाइट 165 सेंटीमीटर की आई, एक की हाइट 150 सेंटीमीटर की आई, फिर दूसरे की हाइट फिर से 165 सेंटीमीटर की आई, किसी की हाइट 135 की फिर से आई। ठीक है, तो अब आप क्या करो, अब आपको ये बहुत ऐसा हौच-पौच सा दिख रहा है कि क्या हो। अब इसको मैं क्या करूं, मान लो इसको मैं ऐसा करूं, अब इसको मैं क्या करूं, आरोही क्रम में मान लो मैं जमाना चाहती हूँ। ठीक है, आरोही क्रम में अगर मैं जमाऊं, मुझे इसमें से कुछ नहीं समझ आएगा, लेकिन देखो मैं आरोही क्रम में कैसे कैसी चीजें निकाल के बताती हूँ। आरोही मतलब छोटे से बड़ा। ठीक है, तो सबसे छोटा 130, उसके बाद में क्या आ रहा है, 130 हो गया, फिर 135, 135 दो बार आ रहा है। ठीक है, 135, 135, उसके बाद में क्या आ रहा है, 145 आ रहा है ना, 145 आ रहा है। उसके बाद में आ रहा है 150, 150 और 165, 165 कितनी बार आ रहा है, दो बार आ रहा है। ठीक है, मान लो इतने बच्चे हैं और इनकी ये हाइट है, तो मैं बता सकती हूँ ना कि सबसे छोटी हाइट, क्लास में सबसे छोटी हाइट वाला बंदा कौन जो है, उसकी हाइट कितने सेंटीमीटर की है, 130 सेंटीमीटर की है। ठीक है, कितने लोग हैं जिनकी 165 सेंटीमीटर की हाइट है, दो है। कितने लोग हैं जिनकी 135 की है, तो दो है ना। ये दो लोग मैं समझ सकती हूँ कि भैया इन दोनों की हाइट सेम है, तो कई बार अगर मुझे असेंबली में किसी को खड़ा करना है तो मैं कह दूंगी भैया तुम दोनों क्या करो, साथ में खड़े हो, तुम दोनों क्या करो, साथ में खड़े हो। ठीक है, ठीक है, तो कई बार अगर मान लो कि मेरे को कभी असेंबली में खड़ा करवाना है बच्चों को, तो मैं कह सकती हूँ कि भैया ये तेरा नाम अगर रिया है, तेरा नाम सानिया है, तेरा मोनिका है, जो भी तुम्हारे नाम है, तो मैंने इस तरीके से जब इनको अरेंज कर दिया, तो बस मैं लिस्ट लगा दूंगी बोर्ड पे, वो देख देख के एक के पीछे खड़े हो जाएंगे। नहीं तो खड़े हैं भीड़ में, तो ऐसे जब व्यवस्थित किया हुआ आंकड़ा रहता है ना, तो आप देख पाते हो कि आपको कई सारी चीजें जो है आसानी से समझ आने लगती है और वो आपके लिए मीनिंगफुल और यूजफुल भी होती है। वहीं अगर ये आंकड़ा कुछ इस प्रकार रहता तो हमें समझ नहीं आता क्या ये इतना सारा कुछ सूझ नहीं पड़ रही है ना। तो इस तरीके से ये रहता है, इसलिए आप क्या करो, अधिकतर जो है विचार में, हमारे विचार में क्या होता है, आरोही या फिर डिसेंडिंग, कोई सा भी एक चूज कर लो, इसको आप उल्टा भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो बस ये है कि किसी क्रम में इनको जमाना बहुत आवश्यक होता है, ताकि आप आसानी से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इनमें से क्या रखो, निकाल सको। ठीक है, अब एक और चीज होती है आंकड़ों का परिसर। आंकड़ों का परिसर क्या होता है, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। ठीक है, अब जैसे इसमें अधिकतम मान क्या है, 165 है ना, न्यूनतम कितना है, 130, तो 165 माइनस 130 अगर मैं करती हूँ, है ना, तो कितना हो जाएगा, 35 निकल के आएगा। कितना आएगा, 35। ठीक है, तो मैं क्या कह सकती हूँ, जो सबसे छोटी हाइट वाला बंदा है और जो सबसे बड़ी हाइट वाला बंदा है, उनके बीच में कितना अंतर है, 35 सेंटीमीटर का क्या है, अंतर है। तो ये क्या हो जाएगी इनकी रेंज की, भैया हाँ हमारे पास सबसे छोटा कम इतना है और इससे ज्यादा इतना है, इसके अंदर ही है जो भी है, इससे इससे ना छोटा और है ना इससे ना बड़ा कुछ और है, जो भी है सारा कुछ इसके अंदर अंदर चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या होती है, परिसर कहा जाता है। परिसर मतलब क्या, आप कहना चाहो तो इंग्लिश में कहते हैं इसको रेंज, है ना, कि यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये है, इतना समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। चलो उदाहरण एक देखते हैं। उदाहरण एक क्या कह रहा है, गणित की परीक्षा में 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक लीजिए। ठीक है, ये 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक है। ठीक है, एक बच्चे ने इतना स्कोर किया है, एक ने इतना स्कोर किया है, एक ने इतना, ऐसे करके 10 विद्यार्थियों के क्या है, स्कोर दिए हुए हैं। ठीक है, क्या इस रूप में इसे देखकर आप अधिकतम और न्यूनतम अंक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है, अगर आपको इस रूप में देखो, यहाँ पर जिस तरीके से लिखा हुआ है, आपको समझ में आएगा कि न्यूनतम कितना है और अधिकतम कितना है, आ तो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी तकलीफ होगी। मान लो कि ये तो 10 ही है, मान लो 15 होते, 25 होते, 40 होते, है ना, तो हमको परेशानी आ जाती है कि कहाँ ढूंढे, इससे भी छोटा कुछ है क्या, या इससे भी बड़ा कुछ है क्या। ठीक है, तो सबसे आसान काम क्या है, आप क्या कर लो, इसको आरोही या अवरोही क्रम में क्या कर लो, जमा लो। आरोही क्रम में जमा लो, इजी पड़ता है। आरोही क्रम में हम जमाते हैं तो कैसे जमाते हैं, सबसे छोटा, उससे बड़ा क्या है 36, उससे बड़ा क्या दिख रहा है 42, उससे बड़ा दिख रहा है हमको 55, उससे बड़ा दिख रहा है 60, उससे बड़ा दिख रहा है 62, फिर 73, फिर 75, फिर 78 और फिर 95। और हमेशा क्या करो, जमाने के बाद में क्या करो, गिन लो
कि कुछ छूटा तो नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, 10 है, ये भी 10 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। और देख लो सब एक से बड़े, कुछ आगे पीछे तो नहीं हो रहा है, एक बार चेक कर लो, अगर कुछ आगे पीछे हो तो फिर उसको उठा पटक कर लो। ठीक है, तो ये समझ आ गया। बस हम आसानी से निकाल सकते हैं हम अधिकतम और न्यूनतम अंक। अधिकतम कितने हैं 95 और न्यूनतम कितने हैं 25। मतलब एक बच्चा जिसको बहुत कम मार्क्स मिले, उसको थोड़ी सी और मेहनत करने की जरूरत है, उसके मार्क्स कितने हैं 25, और जिसको सबसे ज्यादा मिले हैं, जिसने अच्छी मेहनत की हुई है ऑलरेडी, उसको कितने मार्क्स मिले हैं 95। तो हम इस रूप में देखकर तो नहीं समझ पाते ज्यादा आसानी से, लेकिन उसको जब हमने आरोही या अवरोही क्रम में जमा किया या उनको बिठाया, स्थापित किया, व्यवस्थित किया, तो हमने आसानी से समझ लिया कि कितना है। इसमें आप क्या कर सकते हो, परिसर भी निकाल सकते हो, दोनों में मतलब अंतर कितना है अधिकतर और न्यूनतम में, कि भैया सबसे ज्यादा वाले को 95, सबसे कम वाले को 25, तो अंतर कितना आएगा इसका 70, यानी कि क्या इन दोनों के बीच में कितने मार्क्स का अंतर है, 70 मार्क्स का इनके बीच में अंतर है। आए समझ, आगे बढ़ते हैं। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण फिर से हम देखते हैं। एक और चीज, यदि किसी प्रयोग में बड़ी संख्या में आंकड़े होते हैं, ठीक है, यदि कोई प्रयोग है और इसमें बड़ी संख्या में आंकड़े, मतलब 10 से ज्यादा, 20 25 40, ठीक है, इस तरीके से आंकड़े होते हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, उनका एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी, ठीक है, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, बहुत ईजी होती है ये, मैं समझाऊंगी आपको, या फिर इनके तो नाम दे रखे हैं कि इसको क्या पुकारते हैं। ठीक है, इस सारणी को बनाने में हम मिलान चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं, मिलान चिन्हों का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखो मिलान चिन्ह क्या होते हैं, ये मैं समझाऊंगी आपको। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसके नाम को तोड़ते चलो। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फ्रीक्वेंसी यानी क्या, बारंबारता। ठीक है, कि मान लो 10 बच्चों के आपको नंबर दिए हुए, ठीक है, 10 में से क्या दो बच्चों को क्या है 80 मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो 80 मार्क्स की बारंबारता कितनी है 2। आ रही बात समझ में। 3 बच्चे हैं जिनको कितने मार्क्स आए हैं 45 मार्क्स आए, तो 45 मार्क्स की बारंबारता कितनी है 3, यानी कि क्या रिपीटेशन होना। 3 लोगों में 45 क्या है रिपीट हुए, 2 लोगों में 80 क्या है रिपीट हुए, तो ये क्या है इसकी बारंबारता है। ठीक है, तो मैं अगर टेबल बनाऊं कभी, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, बारंबारता लिख सकती हूँ, है ना, कोई बड़ी सी है और खूब सारा ऐसे 100 आपको आंकड़े दिए हुए हैं, और 100 आंकड़ों में क्या है कुछ नंबर हैं जो जो रिपीट ही होंगे, ऑब्वियसली कई बार नंबर रिपीट हो जाते हैं, तो आप क्या कर लो यहाँ पे अंक जो भी आपको दिख रहे हैं कि हाँ ये अंक जो है बच्चों को आए हुए हैं, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे 95 4 बच्चों को मिले, 20 5 बच्चों को मिले, 25 3 बच्चों को मिले, तो आपकी क्या होती सारणी जो है वो देखने में आपको चीजें समझ आती है अच्छे से। नहीं तो ऐसे 100 ऐसे आपको आंकड़े यहाँ पर लिख देंगे तो आपका तो भेजा ही गर्म हो जाएगा कि भैया ये तो क्या है, हमको तो नहीं समझ आ रहा कुछ। तो इस तरीके से अगर आप सारणी बना लेते हो, बारंबारता बना लेते हो, बारंबारता आप देख भी पाते हो कि भैया कितने बच्चों को कितने नंबर आए हैं, कितने बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, कितने बच्चों को और मेहनत करने की जरूरत है। आ रही बात समझ में। तो ये क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी समझ आई, बारंबारता, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, डिवाइड करना सब में, कि भैया पूरे में से 95 को अलग कर दिया, 20 को अलग कर दिया, 25 को अलग कर दिया, है ना, सबको अपनी अपनी जगह दे दी और उस बारे में हमने समझने की कोशिश की। टेबल मतलब क्या, सारणी। सारी बात समझ में। अवर्गीकृत मतलब क्या, अब इसको वर्गीकृत नहीं किया, मतलब हमने ये नहीं बोला है कि 95 मार्क्स के 4 बच्चे हैं, तो हमने ये नहीं बोला कि 90 से 100 में 4 बच्चे हैं, है ना, ये हो जाता है, ये क्या हो जाता है वर्गीकरण हो जाता है, कि भैया इतने से इतनी रेंज में आप देख लो। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, सिंगल सिंगल देख रहे हैं, अवर्गीकृत है। ठीक है, तो इस तरीके से किया जाता है। अब देखो मिलान चिन्ह क्या होते हैं, कि जैसे मान लो 4 नंबर है ना, तो 4 नंबर को भी लिखने का एक तरीका होता है, ये 4 इस तरीके से 4 डंडियां खींचो। देखो एक अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे, एक डंडी खींचो। 2 लिखना है तो कैसे लिखोगे, 2 डंडी खींचो। 3 लिखना है तो कैसे लिखोगे, 3 डंडियां खींच दो। 4 लिखना है तो 4 डंडियां खींच दो। अब देखो 5 यदि लिखना है तो क्या करो, 1 2 3 4 और 5 जो है वो ऐसा आड़ा आएगा, काटते हैं। आ रही बात समझ में। अब जैसे मान लो मेरे को 6 लिखना है, तो 6 कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5 और 1 6 ऐसा। 7 लिखना है यदि आपको तो कैसे होगा, 1 2 3 4 5 और 1 2 7। आ रही बात समझ में। ऐसे 10 यदि आपको लिखना है तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, यदि 21 लिखना है आपको, 21 लिखना है यदि आपको, तो क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। आ रही है बात समझ में। 5 5 के ढेर बना बना के लगाया जाता है। ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं।
उदाहरण 2 देख लेते हैं। देखो ये आ गई, अब आपको इस तरीके से 100 अंकों में से आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो आपका तो भेजा गर्म होगा कि नहीं 30 आंकड़े दे रखे हैं इन्होंने 30 बच्चों के, ठीक है, और अंक कितने हैं 100 में से लिए हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, ऐसी जगह पर क्या बनाते हैं, सारणी बनाते हैं, ठीक है। तो एक विद्यालय की 9वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों द्वारा 100 अंकों में से प्राप्त किए गए अंक लीजिए, ठीक है। तो 100 अंक में से 100 में से 10 आए इसको, 100 में से 20 आए हैं, 100 में से 36 आए हैं, ऐसे कितने लोग हैं, ये 30 लोग हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसकी सारणी यदि हम बनाएं, ठीक है। तो ये तो क्या है, हमको दे रखे हैं ये अंक, ठीक है। अब अंक कौन कौन से इसमें से देख लो, एक तो 10 है, 20 है, 36 है, 92 है, 95 है, 40, 50, 56, 60, 70, 92 और ये फिर एक जैसे आ गए, ठीक है। आ रही बात समझ में। 88 अलग आ रहा है, 80 अलग है, 70 और ये फिर से एक जैसे आ गए, ठीक है। 72 आ रहा है, अलग है। 70 फिर से एक जैसा आ गया, 36 एक जैसा आ गया, ठीक है। 40 जो है अलग है, 36 फिर से आ गया, 40 फिर से आ गया, 92 फिर से आ गया, 40 आ गया, 50 फिर से आ गया, ठीक है। ये रहा 50 फिर से आ गया, 56 भी फिर से आ गया है ना यहाँ पे, 60 जो है वो फिर से आ गया यहाँ पे, 70 फिर से आ गया यहाँ पे, 60 फिर से आ गया यहाँ, 60, 88। तो ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं। तो हमारे लिए टेबल बनाना से, तो ये जो भी आपको नंबर दिख रहे हैं ना, एक एक बारी लिखिए यहाँ पे, ठीक है। अंक जो है एक एक बार लिखो। अब जैसे 10 है, वो कितनी बार आ रहा है, 10 जो है वो कितनी बार आ रहा है, 10 तो हमको दिख रहा है सिर्फ एक ही बार आ रहा है, ठीक है। 20 जो है वो कितनी बार आ रहा है, देखो 20 देखते हैं हम, 20 कितनी बार आ रहा है, 20 भी कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है। 36 देखो, 36 कितनी बार आ रहा है, 36 जो है वो हमको दिख रहा है 3 बार आ रहा है, 1 2 और एक और जगह कहा है 1 2 और ये 3, ठीक है। 1 2 और ये 3, ठीक है। 36 आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। 40 के बारे में यदि हम बात करें तो कितनी बार आ रहा है 40 हमारा, 1 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, कहाँ गया 40, 3 है ना, और कहीं पे दिख रहा है क्या 40, ऐसे शुरू कर रहे हो यहाँ से ऐसे, और ये 40 और कहीं दिख रहा है नहीं, 4 बार आ रहा है 40, ठीक है। ऐसे 50 कितनी बार आ रहा है, देखो यहाँ से शुरू करो, 50 50 50 1 50 50 50 2 3 बार आ रहा है 50, ठीक है। 56 एक बार, 56 दो बार आ रहा है 56, है ना। फिर 60 देखो, 60 कितनी बार आ रहा है, 60 एक बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, ठीक है। 60 कितनी बार आ रहा है, 4 बार। 70 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, 70 भी कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। 72 कितनी बार आ रहा है, एक 72 तो एक ही बार आ रहा है। 80 भी कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, 80, है ना। और फिर 88 कितनी बार आ रहा है, 88 जो है वो आ रहा है 1 और 2, 88 जो है वो कितनी बार आ रहा है, 2 बार। 92 कितनी बार आ रहा है, 1 2 बार आ रहा है ना, 92 2 बार आ रहा है। और 95 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है 95, ठीक है। और 10 तो इधर था, 20 तो उधर गिन ही लिया। तो हमने जब ये 92 भी है ना, 92 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से सर्कल बना लेना, तो हमको पता भी आ गया कि हमने कोई नंबर छोड़ा हुआ भी नहीं है ना। तो आप क्या कर सकते हो, पेंसिल से सर्कल बना सकते हो। तो आपको क्या है, ध्यान रहेगा कि आपने कुछ छूटा तो नहीं, कुछ रह तो नहीं गया, ऐसे, ठीक है। तो बस ये विद्यार्थियों की संख्या हो गई, गिन लो आप, ये 30 विद्यार्थी आना चाहिए, 30 विद्यार्थी होंगे। अब इसका मिलान चिन्ह बनाना है, तो कैसे बनाना है, 1 का तो 1 था, इसका बनाना 10 का मत बनाने लगना विद्यार्थियों, बारंबारता का मिलान चिन्ह बनता है, ठीक है। जितनी बार आ रहे हैं उसका, जो आंकड़े हैं उसका नहीं बनता, ठीक है। तो 20 है तो 20 कितनी बार, 1, 36 है तो कितनी बार, 3, 40 है तो कितनी बार, 4, 50 है तो कितनी बार, 3, 56 है तो कितनी बार, 2, 60 है तो 1 2 3 4, है ना। 70 है तो कितना, 1 2 3 4, 72 है तो कितना, 1, 81, 88 कितना, 1 2, 92 1 2 और ये कितना, 1। इस तरीके से क्या है, मिलान चिन्ह आप बना सकते हो। आगे समझ में, मिलान चिन्ह समझ में आए, सारणी कैसे बनाते हैं समझ में आई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण हम फिर से देखते हैं। क्या बताया हुआ है यहाँ पे, बड़ी संख्या में आंकड़ों को इस प्रकार प्रस्तुत करने के लिए पाठक इसका सरलता से अर्थ निकाल सके, हम इन आंकड़ों को क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण इनका कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि 20 से 29 में कितने हैं, 30 से 29 में कितने हैं, मतलब
यहाँ पे कितना है डिफरेंस जो है ये 9 का डिफरेंस लेकर चल रहे हैं, ठीक है। समूह में रखकर इन्हें क्या कर सकते हैं, छोटा कर लेते हैं। इन समूह को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लासेस कहते हैं। कि 20 से 29 क्या है, वर्ग है, ठीक है। क्या है ये, क्लास है, ठीक है। वर्ग अंतराल यानी कि इंटरवल, इसका इंटरवल कैसे निकालो, अपर लिमिट में से क्या कर लो, ये क्या है अपर लिमिट और ये क्या है लोअर लिमिट, ठीक है। ये उच्चतम लिमिट और ये क्या है निम्नतम लिमिट, ठीक है। तो 29 में से 20 को माइनस करो तो 9, ठीक है। सब में 9 का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग का अंतराल यानी कि क्या, क्लास इंटरवल कहा जाता है। इनके माप साइज को क्या कहते हैं, वर्ग माप कहा जाता है, वर्ग माप कहते हैं, ठीक है। कि कितनी लंबी है इसको क्या कहा जाता है, वर्ग माप कहा जाता है, या फिर क्या कहते हैं, वर्ग चौड़ाई भी कह सकते हैं, ठीक है। जो यहाँ कितनी है, 10 है। गिनो 10 कैसे हैं, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29, ठीक है। तो ये क्या है, चौड़ाई, ये जो है ये चौड़ाई है। ये क्या है, ये इंटरवल है, ठीक है। ये इंटरवल है और ये क्या है, चौड़ाई है, जो कि कितनी है, 10 है। प्रत्येक वर्ग की निम्नतम संख्या को क्या कहते हैं, निम्न वर्ग सीमा। निम्नतम संख्या कितनी है, 20, इसको क्या कहेंगे, निम्न वर्ग सीमा। और इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अधिकतम संख्या को ऊपरी वर्ग सीमा। क्या कहेंगे, ऊपरी वर्ग सीमा। इंग्लिश में कहते हैं अपर लिमिट, इंग्लिश में कहते हैं लोअर लिमिट और इसको कहते हैं अपर लिमिट। आ रही बात समझ, ठीक है। आंकड़ों को इस रूप में प्रस्तुत करने से आंकड़े सरल और छोटे रूप में हो जाते हैं और हम एक ही दृष्टि में उनको मुख्य लक्षणों जो है उनके देख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार की सारणी को क्या कहते हैं, हम अभी जो हमने सारणी पढ़ी थी वो कैसी थी, अवर्गीकृत। ये सारणी कैसी है, वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी, ठीक है। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहा जाता है। आ रही बात समझ में, देख लेते हैं उदाहरण 3 से हम ये देख लेते हैं, जान लेते हैं कि किस तरीके से है। तो ये 96 जो है ये यहाँ तक आएगा, है ना। ये क्या है, ये पूरा एक टेबल दी गई है। वन महोत्सव के दौरान 100 विद्यालयों में से प्रत्येक विद्यालय में कितने पौधे लगाए, 100 पौधे लगाए। जैसे ये वाला विद्यालय 1, ये विद्यालय 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, है ना। ऐसे कितने हैं, ये 100 विद्यालय और हर विद्यालय में कितने लगाए, 100 पौधे लगाए। अब उन 100 में से जो सिंचाई करने के बाद में 1 महीने के बाद जो बच गए, ठीक है। तो पहले विद्यालय में 100 में से कितने पौधे बचे, 95। दूसरे विद्यालय में 100 में से कितने बचे, 67। तीसरे विद्यालय में से 100 में से कितने बचे, 28। आधी बात समझ में, ऐसे 100 विद्यालयों को क्या दे रखे, आंकड़े दे रखे। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम देखते हैं किस तरीके से हम वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी में इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखो, ठीक है, पौधे बचे हुए। अब 20 से 29 पौधे कितने विद्यालयों में बचे हैं, 3 विद्यालयों में बचे हैं। ऐसे गिन के हमने लिखे हुए यहाँ पे, अच्छे सारणी बना रखी है। मैं आपको इसको समझा देती हूँ बस। 30 से 29 पौधे, 30 से 29 पौधे कितने विद्यालयों में बचे, 14 विद्यालयों में। 40 से 49 पौधे, ठीक है। 40 से 49 पौधे कितने में बचे, 12 विद्यालयों में। 50 से 59 कितने विद्यालयों में बचे, 8 विद्यालयों में। 60 से 69 कितने विद्यालयों में बचे, 18 में। 70 से 79 कितने विद्यालयों में बचे हैं, 10। 80 से 90 कितने विद्यालयों में बचे हैं, 23 विद्यालयों में। और 90 से 99 कितने विद्यालयों में बचे हैं, 12 विद्यालयों में। इतने पौधे बचे हैं। अब इसका आप मिलान चिन्ह निकालना चाहे तो किस तरीके से निकाल सकते हो, 1 2 3 है, इसका कितना 14, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये तो कितने हो गए, 10, 1 2 3 4 14, ठीक है। 12 करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। 8 करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 18 करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, ठीक है। 10 करें तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। 23 करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। आगे बात समझ में, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको ग्रुप में डाल सकते हो, ठीक है। आगे समझते हैं, चौथा उदाहरण देखते हैं। चौथा उदाहरण कह रहे हैं, आइए अब हम निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी लें जिसमें एक कक्षा के 38 विद्यार्थियों के भार दिए गए हैं। क्रमागत कक्षाओं के साथ सारणी क्या की है, बनाएंगे। देखो, क्रमागत कक्षाएं क्या होता है, देखो ये क्या है, ये भी कक्षा है, ठीक है, क्लास है ये, ठीक है। लेकिन क्रमागत कक्षा क्या होती है, ये जो क्लास है आपको दिख रही है ये क्रमागत नहीं है, कैसी है ये, 31 से 35,
ठीक है, और फिर 36 से 40, ठीक है। अभी क्या जुड़ी हुई नहीं। क्रमागत कक्षा कैसी होती है, 31 से 35, फिर 35 से 40 जो भी है आगे, है ना। तो मतलब इसकी जो अपर लिमिट है वो इस वाले की अगले वाले की क्या हो, लोअर लिमिट हो। तो ये ऐसी कक्षाएं क्या कहलाती, क्रमागत कक्षा। तो अब हमको क्या करना है, इसको क्रमागत कक्षा में बदलना है। क्यों बदलना है, क्योंकि मान लेते हैं कि 38 विद्यार्थी तो ये है, ठीक है। अब मान लो कि कोई सा ऐसा विद्यार्थी आ जाता है जिसका वेट कितना है 35.5, और एक विद्यार्थी आ जाता है जिसका वेट कितना है 40.5, ठीक है। तो आप उसको किस में डालेंगे, इसके हिसाब से यदि आप देखें तो 35.5 की तो कोई जगह ही नहीं है, इसके हिसाब से देखें तो 40.5 की तो कोई जगह ही नहीं है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, हम क्या करें, इसको एक क्रमागत में यदि अगर हम बनाएंगे तो हम समझ जाएंगे कि हमको किस में डालना है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखने वाली है कि जब आप क्रमागत कक्षा बनाते हैं तो क्या होता है कि जैसे 35.5 वाला है, 35.5 वाला किसके अंतर्गत आएगा, ये भी हमको देखना जरूरी है ना। तो देखो, सबसे पहले तो मैं सिखा देती हूँ कि 35.5 का हम इंटरवल बनाते कैसे, ठीक है। तो आप क्या करो, सबसे पहले तो ये देखो कि ये वाली क्लास लेते हैं हम, है ना, 31 से 35 वाली क्लास लेते हैं, ठीक है। इसमें जो इसकी अपर लिमिट है, अपर लिमिट को यूएल से लिख रही हूँ, इसकी अपर लिमिट क्या है भैया 35, है ना। अब जो नीचे वाली क्लास है, नीचे वाली क्लास क्या है 36 से 40, इसकी अपर लिमिट देखो और इसकी लोअर लिमिट देखो, ठीक है। लोअर लिमिट क्या है इसकी, ये 36, ठीक है। तो 36 में से यदि हम 35 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 1, है ना। तो अब क्या करो, इनका जो बीच का अंतर है उस अंतर का क्या कर दो, आधा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 0.5, है ना। अभी जो 0.5 आया, तो अब आपको अंतराल कैसे बनाने हैं, कैसे बनाएंगे आप अंतराल की, लोअर लिमिट में तो क्या करो, अंतराल जो आया है उसको प्लस करो और ये माइनस करो। इसमें से क्या करना है, आधे को माइनस करना है, इसमें से क्या करना है, आधे को प्लस करना है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। इसमें से यदि हम आधे को माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 30.5 से, और इसमें आधे को प्लस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 35.5। इसमें से आधे को माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा 35.5, और इसमें आधे को प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा 40.5। इसमें आधे को माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा 40.5, और इसमें आधे को प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा 45.5। इसमें आधे को माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा 45.5, और इसमें आधे को प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा 50.5। इसमें आधे को माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा 50.5, और इसमें आधे को प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा 55.5। ऐसे ही क्या करो, 56 में से आधे को माइनस करो तो कितना हो जाएगा 55.5, और 60 में क्या करो, आधे को प्लस कर दो तो 7.5, ठीक है। 61 में से आधे को माइनस कर दो तो 60.5, और 65 में से आधे को माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 64.5, सॉरी आधे को प्लस कर दो तो 65.5। इसमें आधे को माइनस कर दो 65.5, 65 है, ठीक है, 65 है, 65.5, और इसमें आधे को प्लस करो तो कितना 70.5, इसमें आधे को माइनस करो तो कितना 70.5, और इसमें आधे को प्लस करो कितना 75.5। आ रही बात समझ में। तो इसको आप देखो तो एक क्रमागत है, ये 35 और इधर भी 35, इधर 40 तो इधर भी 40, इधर 45 तो इधर भी 45, ठीक है, कुछ छूटा नहीं, ठीक है। अब देखो, अब क्या करें, अब हम देखते हैं कि ये जो 35.5 है इसको हम कौन से वाले, ठीक है, तो अब कौन से वाले में डालेंगे, 35.5 किस में डाले, 35.5 तो यहाँ पे भी लिखा हुआ आ रहा है और 35 यहाँ पे भी लिखा हुआ आ रहा है। तो क्या हम इसको इसमें भी गिन ले, इसमें भी गिन ले, ऐसे थोड़ी होता है। फिर वो तो पूरी, ये मतलब क्या है सारणी बनाने का, ठीक है, किसी एक में गिनेंगे भैया तो किस में गिने। तो देखो, जब आप इसकी बात करते हो ना, इस वाले की बात करते हो 30.5 से 35.5, तो आपको कौन से विद्यार्थियों की संख्या गिननी है जिनको जिनका वेट कितना है 30.5 से 35 तक का, ठीक है। 35.5 वाला वेट जो है वो इसमें नहीं आएगा, वो किस में आएगा, वो ये वाले में आएगा। मतलब इसकी जो ये अपर लिमिट होती है ना, ये काउंट नहीं होती है, सिर्फ दिखाने के लिए होती है, ठीक है। ये वाला बंदा जो है वो कौन सी क्लास में आ जाएगा, अगली वाली क्लास जो है ना यहाँ पे, इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो उसको किस में गिनेंगे हम, ये वाले में गिनेंगे। आ रही बात समझ में। तो जो जिसका 35.5 वेट है वो इसमें नहीं गिनाएगा, वो किस में गिनाएगा, जिसका जो है वो 35.5 लोअर लिमिट में आया। आ रही बात समझ,
ठीक है। ऐसे ही जो 40.5 है वो किस में गिनाएगा बताओ, अब बताओ आप, इसमें गिनाएगा कि इसमें गिनाएगा? इसमें तो गिनाएगा नहीं, क्योंकि ये क्या है अपर लिमिट, इसको तो हम गिनेंगे नहीं, इसको तो सिर्फ बिठाने के लिए रखा हुआ है। इसको काय में गिनेंगे? अगली वाली में, जिससे इसकी क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है। आ रही है बात समझ में? तो बस इस तरीके से बन जाएगी इसकी सारणी। ठीक है, खाली बस क्या होगा कि इसके नंबर जो है वो चेंज हो जाएंगे। क्यों चेंज हो जाएंगे भैया? क्योंकि अब हमने क्या किया है, हमने तो ये 35.5 और ये वाले तो आगे पीछे कर दिए। अब तो इनके नंबर क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इनके नंबर कैसे चेंज हो जाएंगे? इसमें तो 9 ही बच्चे हैं, इसमें बच्चे कितने हैं, 6 आ जाएंगे, है ना। इसमें बच्चे 6 क्यों आ गए? क्योंकि 2 बच्चों को और हमने जोड़ा ना, अभी तक 38 बच्चे थे, मान लीजिए, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि 38 बच्चे थे। अब आपको क्या करना है, 2 बच्चों को और जोड़ना है, तो कितने बच्चे हो जाएंगे, 40। तो अब वो जो 2 बच्चे हैं उनका वेट कितना है, एक का 35.5 और एक का 40.5। तो 35.5 वाला इसमें आ गया, पहले 5 थे, अब कितने हो गए, 6। और 40.5 वाला किसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा नहीं। ठीक है, तो ये कितने, 14 थे, तो ये कितने हो जाएंगे, 15। और ये 3 रहेगा, ये तो 1 ही रहेगा, ये भी 2 ही रहेगा, ये भी 2 ही रहेगा, ये भी 1 रहेगा, और ये भी क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। और बच्चे कितने हो जाएंगे, 40। आ रही बात समझ में कि यदि आपको कभी क्रमागत कक्षा निकालने के लिए कहा जाए तो आप क्या करोगे, 1-2 कक्षा उठा लोगे, दोनों कक्षा की, इसकी क्या करोगे, अपर लिमिट उठाओगे, इसकी लोअर लिमिट उठाओगे, दोनों को माइनस करके देखोगे, जो भी आएगा उसका आधा कर देना। फिर वो जो भी आ रहा है वो आधा करने के बाद में, यहाँ पे तो आधा ही आया, मान लो आधा, जैसे यहाँ पे इन दोनों का अंतर 2 आता, तो 2 का आधा करते तो कितना आता, 1। फिर हम क्या करते हैं, इसमें से 1 माइनस करते, इसको 1 प्लस करते, 1 माइनस करते, 1 प्लस करते। आ रही है बात समझ में? इसमें तो आधा करने के बाद में आधा ही आया, मतलब वो 1 का आधा आधा ही हो गया, इसलिए हमने क्या किया, इसमें से फिर आपको क्या करना है, जो भी आ रहा है, जो भी ये नंबर आ रहा है, जो भी ये नंबर आ रहा है, उसको क्या करना है, इधर से माइनस करना है, इधर प्लस कर देना है, इधर से माइनस करना है, इधर प्लस कर देना है, इधर से माइनस करना है, इधर प्लस कर देना है, इधर से माइनस करना है, इधर प्लस कर देना है। तो आपकी क्या हो जाएगी, अच्छे से सारणी बन जाएगी। फिर से कैलकुलेट करके देख लेना कि कौन किसके अंदर पड़ रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं।